नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पॉइंट अब फोटोग्राफ की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी में हम लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे और इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस काम में ली गई है, जो पोइटिक डिवाइसेस काम में ली गई है, उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। इस संबंध में आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। यह कविता शर्ली टोल्सन द्वारा लिखी गई है। शर्ली टोल्सन की कविता फोटोग्राफ उनके द्वारा उनकी माँ को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। कविता समय बीतने के 3 अलग अलग चरणों का, 3 अलग अलग फेजेस का वर्णन करती है। पहले फेज में तस्वीर में समुद्र तट पर खड़ी कवयित्री की माँ को उसकी 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टियों का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। उस समय वह लगभग 12 साल की थी, वह यानी कवयित्री की माँ। दूसरे चरण में यानी सेकंड फेज में हमें कवयित्री 20 या 30 साल बाद ले जाती है और उस समय की स्थिति ये है कि कवयित्री की माँ उस तस्वीर को देखकर खूब हंसती है और साथ ही कवयित्री यहाँ पे उस दुख का वर्णन करती है जो अब जिस खुशी से वो वंचित हो गए हैं। जैसे कवयित्री जो है वो अपनी माँ की हंसी से वंचित हो गई है, उसकी माँ जो है वो अपने सुखद बचपन से वंचित हो गई है, इस चीज़ का भी यहाँ पर वो वर्णन करती है। और तीसरे फेज में, तीसरे चरण में कवयित्री अपनी मृत माँ को भारी मन से याद करती है और इसमें कवयित्री की उदासी और उसके अकेलेपन को उजागर किया गया है। कवयित्री के अंदर नॉस्टैल्जिया की भावना पुनर्जीवित हो जाती है। तो आइए हम लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा इस कविता को समझने का प्रयत्न करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. स्टेंजा फर्स्ट में कवित्री शर्ली टोल्सन कार्डबोर्ड पर चिपकाई गई एक पुरानी तस्वीर को देखती है जो बहुत पहले खींची गई थी और इस तस्वीर में उसकी माँ और उसकी 2 चचेरी बहनें जो हैं वो प्रदर्शित हो रही हैं। इसको देखकर कवित्री अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि यह कार्डबोर्ड यानी कार्डबोर्ड पर चस्पा की गई तस्वीर, कार्डबोर्ड पर चिपकाई गई तस्वीर। तो यहाँ कार्डबोर्ड जो है वो इंगित करता है उस पर चिपकाई गई तस्वीर की ओर। तो यह तस्वीर यह दर्शाती है कि यह कैसा था, क्या कैसा था, इसकी माँ के बचपन कैसा था, या इसकी माँ जो है वो बचपन में कैसे दिखाई देती थी। When the 2 girl cousins went paddling, तो ये घटना उस समय की है कि कवयित्री की माँ की 2 चचेरी बहनें जो हैं वो समुद्र तट पर उथले पानी में चलती हुई नजर आ रही थी। Each one holding one of my mother's hands, और प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ थाम रखा था। यानी इस तस्वीर में कवयित्री की माँ जो थी वो बीच में थी और उसके दाएं और बाएं जो उसकी 2 कजिन सिस्टर्स थी। एंड शी द बिग गर्ल, और शी यानी कवयित्री की माता। तो कवयित्री की जो माँ थी वो इनमें सबसे बड़ी थी। बिग गर्ल का मतलब है सबसे एल्डर थी, उम्र में उन दोनों बहनों से बड़ी थी। सम 12 years और सो, और कवयित्री अनुमान लगाते हुए कहती है कि लगभग 12 वर्ष के आसपास की, करीब 12 वर्ष की। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. सेकेंड स्टेंजा, इसके अंदर आगे कवयित्री शर्ली टोल्सन कहती है कि all 3 stood still to smile through their hair,
तस्वीर में आगे देखने से पता चलता है कि तीनों बहनें स्थिर खड़ी हैं और इनके चेहरे पर फैले हुए बालों के बीच से कैमरे से फोटो खींचने वाले अंकल की ओर मुस्कुरा रही है। यानी एक अंकल हैं जो फोटो खींच रहे हैं और उनकी तरफ ये देख रही हैं, इसलिए स्थिर खड़ी हैं और इनके बाल जो हैं चेहरे पे फैले हुए हैं, उससे उनके पीछे उनके जो चेहरे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और आगे कवियत्री कहती है कि स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा या एक सुंदर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का। यानी कवित्री कहती है कि उनकी माँ का जो चेहरा उस समय कितना सुंदर था। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये उस समय था जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे जन्म से पूर्व का उनका चेहरा कितना सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और पीछे जो समुद्र दिखाई दे रहा है वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है, लगभग नहीं के समान उसमें परिवर्तन हुआ था। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उन पैरों को धो रहा था जो अत्यधिक अस्थायी या क्षणिक अस्तित्व रखते थे। तो यहाँ पे टेरिबली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, जो अस्थायी। तो यहाँ पे अस्थायी पैरों को कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग का जो अस्तित्व है इस धरती पर, वो अति अल्प समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, मनुष्य जो है यहाँ पे बहुत थोड़े समय के लिए आता है, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाते हैं और बहुत जल्दी जो है वो यहाँ से विदा हो जाता है, उसकी तुलना में नेचर की अन्य चीज़ों की तुलना में। तो नेचर जो है उसको लगभग स्थायी बताया गया है, उसमें बहुत स्लो परिवर्तन होता है, जबकि मनुष्य का जीवन जो है क्षणिक और परिवर्तनशील होता है। यहाँ पे लेखिक कवियत्री जो है ये कहना चाहती है। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. तीसरे स्टेंजा में यहाँ पे कवित्री आगे कहती है, Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. करीब 20-30 वर्ष बाद वह यानी मेरी माँ इस तस्वीर को देखकर हंसा करती थी। She'd laugh at the snapshot, स्नैपशॉट का मतलब यहाँ तस्वीर से, वह इसको देखकर हंसा करती थी। कहती थी सी बेटी एंड डोली, सीट से वह कहती थी कि देखो बेटी और डोली को देखो। यहाँ जो दो कजिन सिस्टर इनकी मदर की थी, एक का नाम बेटी और एक का नाम डोली था, तो उसको देख के कहती कि बेटी को देखो, डोली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि वो लोग यानी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें बीच पर जाने के लिए किस प्रकार से हमें पोशाक पहनाया करते थे, या हमारी पोशाक उस समय कैसी रहा करती थी, ड्रेस कैसी रहा करती थी, तो उसको देखकर भी इसकी माँ हंसा करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो यहाँ पे कवित्री आगे कहती है कि जो सी हॉलीडे हुआ करते थे, समुद्र के किनारे की जो छुट्टियाँ हुआ करती थी, वो मेरी मदर के पास्ट का हिस्सा हो गई, उनके भूतकाल का हिस्सा हो गई। और माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे अतीत का हिस्सा हो गई मेरी माँ का हंसना। यानी यहाँ पे इसको दोबारा से देखिए, समझिए कि समुद्र के किनारे इसकी माँ ने जो दिन बिताए थे, जो छुट्टियाँ बिताई थी, वो इसकी माँ का अतीत थे, माँ के जो पास्ट का एक सुंदर पास्ट था। और मेरी माँ का जो हंसना था, यानी कवित्री कहती है कि वो मेरा पास्ट बन गया था। यानी अब कवित्री की माँ जो है इस दुनिया में नहीं थी, वो जीवित नहीं थी, और अब वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक पुरानी इन सब चीज़ों को याद कर रही है। तो यहाँ पे एक नॉस्टैल्जिक भावना व्यक्त की जा रही है। आगे वो कहती हैं, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों के जो चेहरे थे वो इस दुख से राहत पाने की कठिन कोशिश में राई यानी यहाँ पे विकृत हो जाते थे। यानी वो प्रयास करते थे कि इस जो उनका जो पास्ट है, जिसमें बड़े जो ये जैसे
कवित्री की माँ के लिए वो जो समुद्र के किनारे के जो दिन थे वो बड़ा एक हैप्पी टाइम था, बड़ा एक प्रसन्नतादायक जीवन था। उसको याद करके वो थोड़ा ऐसे उदास हुआ हो जाया करती थी। उसको छुपाने के लिए लेबर्ड ईज, यानी कोशिश करती थी कि वो दुख प्रकट न हो अब। और इसी प्रकार से कवित्री भी जो है अपनी माँ की उस हंसी को याद करके और उसका भी वो अपने उस दुख को प्रकट न करने के लिए लेबर्ड ईज करती थी, यानी कठिन कोशिश करती थी ईजी होने के लिए। तो यहाँ पे लेबर्ड ईज जो है, यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, दो अलग अलग शब्द। लेबर्ड का मतलब कठिन मेहनत करके, ईज का मतलब आसान होना। तो ऑक्सीमोरोन अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये पोइटिक डिवाइस काम में ली गई है। नाउ she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. लास्ट स्टेंजा में देखिए, नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। अब यहाँ कवित्री कहती है कि मेरी माँ को मरे हुए उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितनी उस तस्वीर में दिखाई देने वाली वो लड़की है। तो यानी कवित्री की माँ को मरे हुए करीब 12 वर्ष हो चुके हैं, और तस्वीर में कवित्री की माँ जो है वो करीब माँ ने भी करीब 12 वर्ष की अवधि तक अपनी लड़कपन की अवधि का आनंद लिया था। उसको यहाँ दोनों की तुलना की गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और इस घटना का वर्णन करने के लिए कवित्री के पास में शब्द नहीं है। देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यानी कवित्री इतनी भाव विहल है और इतनी कवित्री के लिए हानि इतनी बड़ी है कि इसका वर्णन करने के लिए उसके पास में शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, और इसकी ये जो चुप्पी है ये कवित्री को चुप करा देती है। यानी ये जो परिस्थिति है, ये इस परिस्थिति की जो शांति है, ये जो हानि कवित्री के जीवन में हुई है, इससे उत्पन्न जो एक कवित्री के जीवन में जो खालीपन है वो कवित्री को अब चुप रहने के लिए बाध्य कर देता है। तो यहाँ इट्स साइलेंस, इट्स का मतलब इस परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति? इसकी माँ की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति। तो यहाँ पे इट्स साइलेंस साइलेंसेज, तो ये उत्पन्न परिस्थिति जो है, इसका जो खालीपन है वो कवित्री को चुप रहने के लिए बाध्य कर देता है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है पोइटिक डिवाइस का। यहाँ पे कवित्री के माँ की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, और उसका पर्सोनिफिकेशन करते हुए यहाँ पे इन्होंने कहा इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी यह खालीपन जो है उससे उत्पन्न जो शांति है वो इसे चुप करवा देती है। तो आशा है कि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है और एक्सप्लेनेशन है वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस पोइम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले देखिए, तस्वीर को तस्वीर न कहते हुए कार्डबोर्ड कहा गया है, यानी कार्डबोर्ड के द्वारा संकेत किया गया तस्वीर की ओर। तो यहाँ पे एक अल्यूजन का प्रयोग किया गया है। पोइटिक डिवाइस होती है अल्यूजन, जिसमें संकेत कर देते हैं, पूरी तरह से नहीं बताते, संकेत करना, संकेत से समझना, इशारे से समझना। तो एक तो उस पोइटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन का प्रयोग खूब सारी जगह इस पोइम में किया गया है। और एलिट्रेशन का मतलब होता है कि वर्णों की आवृत्ति, जो प्रारंभिक वर्ण हैं, जो उनकी जब बार बार आवृत्ति होती है तो एक म्यूजिक सा पैदा होता है, उसका प्रयोग किया गया है। जैसे होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, तो होल्डिंग हैंड, यहाँ पे एचएस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे जो स वर्ण जो है वो आवृत्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से टेरिबली ट्रांजिएंट, तो यहाँ पे ट जो है रिपीट हो रहे हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट। साथ ही यहाँ पे देखिए कि ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट जो है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोइटिक डिवाइस होती है, उसका प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब अत्यंत अस्थायी पैरों की तरफ नहीं है, अत्यंत क्षणिक पैरों की तरफ नहीं, यह अत्यंत अस्थायी या क्षणिक मानव जीवन की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे जो ये विशेषता है, ये पैरों की ना बताते हुए मानव जीवन की विशेषता बताई गई, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार का प्रयोग किया गया है।